आज हम क्लास 10th का विज्ञान की जो परीक्षा अध्ययन है उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सॉल्व करना देखेंगे या फिर पढ़ेंगे उनके लिए कि हम इनके लिए कैसे पढ़ें। तो इसमें सबसे पहले नंबर ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पहला अध्याय है उसमें से हमसे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने यानी इस अध्याय में से 7 नंबर का आना है। यदि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आज हम वस्तुनिष्ठ देखेंगे तो 2 नंबर के आने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पहला लिखा है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो इसमें कुछ टाइप की ही रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, जैसे कि संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अपचयन और उपचयन। बस इतनी ही है और आगे एक आध और होगी और नहीं है। तो हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनके लिए। पहला है निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इनमें भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन हमारा भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन। यदि इसके अलावा पेपर में कुछ और लिखा आ जाए, जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में पहले पढ़ा होगा 7th में कि एक होता है दही का जमना, तो उसमें हम उत्क्रमित क्रिया और अनुत्क्रमित क्रिया पढ़ते थे। ठीक है, तो जो हमारी फिर से बदल जाएगी वो उत्क्रमित होती थी और जो नहीं बदलेगी वो अनुत्क्रमित। तो जैसे यदि हमसे पूछा जाए दही का जमना तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, वो रासायनिक क्रिया। भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्या पूछा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इस नहीं का हमें ध्यान रखना है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसे हम फिर से उसी अवस्था में वापस प्राप्त कर सकते हैं। अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं हमारी, 3। कौन कौन सी होती हैं, तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ठोस, द्रव और गैस। कोई भी जो पदार्थ है वो या तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होगा या द्रव से गैस में परिवर्तित होगा, या कोई कोई पदार्थ सीधा गैस से ठोस में भी परिवर्तित हो जाते हैं और ठोस से गैस में भी परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके के जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएंगे हमारे भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में एक चीज होती है कि जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो कैसा होता है, हमेशा समान होता है। इसका जो फॉर्मूला यानी कि जो हमारा सूत्र होता है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो जैसे खौलते पानी से जल वाष्प बनना, तो पानी को हम उबालेंगे और उससे क्या बन रही है हमारी जल वाष्प, और जल वाष्प को हम इकट्ठा कर लेंगे और उसे संघनित कर लेते हैं। संघनित मतलब उसे इकट्ठा करके उसके लिए हम ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने पर जो जल वाष्प है वो क्या बन जाएगी, जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरीके से बारिश होती है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो जल वाष्प का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो H2O रहेगा। और यहाँ से जब हमने क्या देखा कि खौलता हुआ पानी है उसका भी फॉर्मूला H2O रहेगा। तो ये तो क्या हो गया अपना भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, बर्फ का पिघलकर जल बनना। तो बर्फ जब पिघलेगी और उससे क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जल को हम वापस से बर्फ भी तो बना सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया भौतिक परिवर्तन। फिर उसके बाद तीसरा है नमक का पानी में घुलना। यदि हमने नमक को पानी में घोल दिया तो उससे वापस क्या हम नमक बना पाएंगे, तो हाँ बिल्कुल बना लेंगे। कैसे, तो हम पानी को उबालते जाएंगे और पानी को जब हम बहुत ज़्यादा उबाल लेंगे, उबालने से क्या होगा कि उसका जितना भी पानी होगा वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा और हमें वापस से फिर नमक मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा समय लगेगा लेकिन ये मिल सकता है। लेकिन एलपीजी का दहन, जो एलपीजी गैस होती है उसका अपन ने दहन कर लिया यानी उसको जला दिया एक बार, तो वो हमें दोबारा से फिर कभी वापस नहीं मिल सकती। ठीक है, तो एलपीजी का दहन क्या हो जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये रासायनिक है, इसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी हुई अभिक्रिया से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन जो हमारा असत्य है। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें ए बी सी और डी लिखे हैं। तो इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा कथन असत्य है और कौन सा सत्य है।
तो जैसे इसमें हो रहा है क्या, पीबी यानी कि ये होता है लेड, पीबीओ तो लेड ऑक्साइड। एस का मतलब क्या होता है कि ये सॉलिड रूप में लिखा है, सॉलिड मतलब ठोस रूप में लिखा है, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड हमने कैसा लिया, ठोस रूप में, और इसके कितने अणु लिए, 2 अणु लिए। आगे जो 2 लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है कि इस जो भी ये हमारा केमिकल लिखा हुआ है उसके कितने अणु लिए हैं, 2। 3 लिखा होता तो 3 अणु लेते। उसके बाद लिखा है सी, यानी कि ये कार्बन है, ये भी कैसा है, अपन ने ठोस लिया है। कार्बन भी कैसा ले लिया, ठोस। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, अपना पी भी बनेगा, और यहाँ से जो सी के साथ जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी और किसके साथ जुड़ेगी, CO2 के साथ। तो ये क्या बनेगी, गैस। और जो लेड है वो किस में बनेगा, अपने पास ठोस में, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सीसा अपचयित हो गया है। तो क्या सीसा अपचयित हो गया है, तो हाँ बिल्कुल हुआ है। अपचयन और उपचयन जब हम अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे तब उसमें बहुत अच्छे से आप लोग को बता देंगे। यहाँ अभी इतना समझिए कि अपचयन का मतलब क्या होता है अपना, अपचयित, अपचयन मतलब ऑक्सीजन निकलती है। तो हम ऑक्सीजन निकलने के लिए -O से समझेंगे। और जब उपचयन होता है, 2 अभिक्रियाएं होती हैं, एक उपचयन होता है और एक अपचयन। तो जब उपचयन होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। अपचयन मतलब माइनस चिन्ह से समझिए, और उपचयन यानी कि प्लस का। तो अपचयन यानी ऑक्सीजन क्या हमारी यहाँ से निकली है, अपचयित हुई। तो सी से अपचयित हुआ है, मतलब सी से में से ऑक्सीजन क्या निकली है, तो बिल्कुल निकली है। देखिए PbO लिखा था तो यहाँ से ऑक्सीजन निकली, ऑक्सीजन अलग हो गई, यानी कि केवल कितना बचा, Pb बचा। और यहाँ पे CO2 लिखा है, ये लिखिए रिएक्शन PbO प्लस C। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, 2Pb प्लस CO2। तो यहाँ से हमने ये ऑक्सीजन निकाली, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु, और ये इसको किसके साथ जोड़ दिया, कार्बन के साथ। तो क्या बन जाएगी अपनी CO2, और ये Pb अलग हो गया। तो पहला तो हमारा सही है, लेकिन हमें इस तरीके का ऑप्शन और भी दिए हैं, यानी 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन कौन से सही है। दूसरा देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुई है। उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हो। उपचयन मतलब हमने क्या बताया, ऑक्सीजन जुड़ी है। तो क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, तो इसका क्या हुआ है, उपचयन। यहाँ हमें ये याद रखना है कि जिसमें से निकल रही है उसका क्या होगा, अपचयन, ठीक है। और जिसके साथ बन रही है, हम ये नहीं बोल सकते कि कार्बन का क्या हो गया, अपचयन। यहाँ जो पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन जाएगा, अपना उपचयन। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, अपना उपचयन। ये भी सही है। यहाँ कार्बन का उपचयन हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी है, मतलब कार्बन में और ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये नहीं होगा। फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है। तो क्या लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, मतलब लेड ऑक्साइड में से जो है अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या निकल रही है, तो वो निकल चुकी है, अब नहीं निकलेगी। लेड ऑक्साइड कैसा हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये भी अपना गलत रहेगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, दूसरे का जो हमारा पहला ऑप्शन है, यानी पहला और दूसरा वाला है, वो दोनों सही है और ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हमें ये बताना है कि ऊपर जो हमें अभिक्रिया दी हुई है वो किस प्रकार की है। क्या संयोजन है, तो संयोजन में क्या होता है, 2 अणु एक साथ जुड़ जाते हैं और एक नए अणु का निर्माण कर देते हैं। तो क्या ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ तो रहे हैं, लेकिन एक और अलग से अणु मिला, तो ये संयोजन भी नहीं होगी और हमारी वियोजन भी नहीं होगी, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन बी पर, तो क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, और इसमें क्या रहता है, जितना यौगिक यहाँ रहेगा, मतलब कोई भी यौगिक है वो जो यहाँ रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ रहेगा। यहाँ केवल हम कोई एक धातु या एक परमाणु नहीं ले सकते, यहाँ पे हमें पूरा अणु लेना है। तो 2 अणु लेते हैं, तो ये द्विविस्थापन तो नहीं है। अब देखेंगे विस्थापन है, एक ही बचा है, तो ये क्या हो जाएगी, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया में जब अपन आगे समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो एक तत्व या एक अभिकर्मक होता है वो किसी
दूसरे अभिकर्मक को उसकी जगह पे से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगी? विस्थापन। विस्थापन मतलब एक को हटाना और उसके स्थान पर खुद आके बैठ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। उसके बाद लिखा है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो क्या होगा? तो जब भी हम किसी लोह चूर्ण, क्या हो गई अपनी धातु, ठीक है, जब भी हम किसी भी धातु में क्या मिलाते हैं, कोई अम्ल मिला दें, धातु में कोई अम्ल मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलती है? अपनी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और उसके साथ देख लेंगे कि क्या क्या बन रहा है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2022 में पूछा गया है अभी के पहले के पेपरों में। आप यदि 10th क्लास के पेपर चाहते हैं तो वो हमारी शॉर्ट्स वीडियो में डले हुए, उन्हें आप देख सकते हैं। तो लोह चूर्ण यानी किसी धातु की क्रिया हमने किससे करा दी? अम्ल से कराई। तो कौन सी गैस निकलेगी अपने पास? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या बनेगा? जैसे हमने क्या ले लिया? धातु यानी आयरन ऑक्साइड, और यहाँ से HCl लेंगे तो क्या आयरन क्लोराइड बनेगी? हाइड्रोजन गैस तो निकल रही है। और क्या यहाँ से क्या बनेगा अपना? आयरन क्लोराइड FeCl2। तो यहाँ पे दो ये है और दो हाइड्रोजन है, तो इसको कितने ले लेंगे? 2। तो यहाँ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है, पांचवा जो क्वेश्चन है वो है CaO प्लस H2O डैश CaO2 होल ट्वाइस। इसे क्या पढ़ते हैं? 2 बार लगाए तो होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो जब कभी भी हमारी ऊष्मा निकलती है तो वो क्या हो जाती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिसमें से ऊष्मा निकलेगी वो ऊष्मा क्षेपी होती है, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो कौन सी होती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और साथ ही साथ क्या है कि दो अभिकर्मक जुड़कर एक नए अभिकर्मक का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? एक नया अभिकर्मक बन रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगी? अपनी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, और साथ में ऊष्मा निकल रही है तो कौन सी बनेगी? ऊष्मा क्षेपी भी है और संयोजन अभिक्रिया, यानी पांचवे का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? अपना रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाएंगे, जैसे हमने ये देखा क्या हो रहा है यहाँ पे CaO प्लस H2O, यानी कि इसमें क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिला है तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? दो या दो से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद बनाए। जब दो जोड़कर कोई एक बनाएंगे तो कौन सी होगी? संयोजन। और जब क्या होता है? कोई एक अभिकर्मक इसी के विपरीत हो जाए, जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है? अपनी वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूटेगा कौन? एक टूटेगा, और एक टूट के कितने? दो या दो से अधिक बनाएंगे, तो इसमें वही है। जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है तब यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? हमारी वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन नंबर चौथा या खाली स्थान चौथा। जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? हमारी विस्थापन। ठीक है, अभी पहले भी बताया था, एक अभिकर्मक को उठाकर और उसकी जगह पर वो खुद आके बैठ जाएगा, वो कहेगा भाई तुम अलग हो जाओ, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपनी विस्थापन अभिक्रिया। मतलब हम गणित में भी पढ़ते हैं प्रतिस्थापन, तो उसमें क्या करते हैं? एक मान निकाला और उसको दूसरे समीकरण में रख देंगे, मतलब उनके स्थान परिवर्तित करना, तो क्या कहलाता है? अपना विस्थापन। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन को हम सिंपल याद रखेंगे कि जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो द्विविस्थापन है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती हैं?
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी हो गई, और जिसमें ऊष्मा ली जाती है वो कौन सी हो जाएगी, ऊष्माशोषी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारी अभिक्रियाओं को पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई ये समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और आप इसी तरीके से यदि गणित के ऑब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारी सारी वीडियोस में डले हुए हैं, क्योंकि अब हमारे जो बोर्ड में है वो कितने ऑब्जेक्ट आने हैं तो हम देख सकते हैं। आप भी ब्लूप्रिंट में देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट कितने आने हैं, 30 ऑब्जेक्ट आने हैं। टोटल कितने, 30 आने हैं, यानी कि ये पास होने के लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपका 75 नंबर का पेपर आना है और उसमें 30 ऑब्जेक्ट 30 के 30 सही हो गए तो आप आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर में आप पास हो जाएंगे। पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए पड़ते हैं, 1/3। तो आप 25 में पास हो जाएंगे, और यदि आपके 30 के 30 ऑब्जेक्ट सही हो गए तो आपके पास होने की चांस 50% रहेगी। ठीक है, तो अब हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि संयोजन, कोई भी दो तत्व जोड़ेगा और दो तत्व जोड़ के एक बन जाता है तो संयोजन होता है। वियोजन में क्या होता है, एक तत्व है वो टूटकर दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो जाता है। विस्थापन, एक तत्व को हटा के और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, मतलब स्वयं उसकी जगह पर आ जाएगा, तो वो विस्थापन हो गई। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में क्या करते हैं, ऊष्मा ली जाती है। थैंक यू।